नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में हुई गिरफ्तारी। भारत ने एक बार फिर दुनिया से आतंकवाद को गंभीरता से लेने का किया आह्वान। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर भी जताई चिंता। कहा पीओके बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का जल्द होगा गठन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र को युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने पर भी दिया जोर। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान शुरू करने का किया ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड का किया उद्घाटन। इस रेल विस्तार से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की यात्रा होगी सुगम। अश्विनी वैष्णव ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में तेजी से हो रहा है रेलवे का विकास। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारत का जन केंद्रित और कार्यान्वयन उन्मुख पर्यावरणीय कार्रवाई का आह्वान। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत। दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-0 से दी मात। पूल डी में शीर्ष 2 में पहुंचा भारत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव समेत 3 निजी व्यक्ति शामिल हैं। एसीबी के मुताबिक मामले में टेंडर शर्तों में कथित हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इस मामले में 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई गई थीं। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई के बाद मामले में जांच तेज हो गई है। एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और निजी कंपनियों के साथ कथित सांठगांठ से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। एसीबी के जरिए दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। वंदे मातरम के अपमान पर छिड़ा सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक तरफ सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग तो दूसरी तरफ देश भर में प्रदर्शन। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की इस मुद्दे पर सफाई सफेद झूठ है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाना चाहते हैं।
कि 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, और जिन्ना साहब 1 साल में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इस देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का अमर गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करोड़ों भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। देश विदेश के गायकों ने वंदे मातरम को अपने सुरों से सजाया है। देखिए कैसे वंदे मातरम गीत को बांग्लादेश के कलाकारों ने अपने सुरों से सजाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलं मातरं, वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, कुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै भृत खर करवाले, अवाला के नोमा एत बोले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वरिणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। तुम्ही वेदा, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदि, तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे, बहुते तुम्ही महाशक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमो
केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वंदे भारत एक्सप्रेस के फ्लैग ऑफ समारोह के दौरान राष्ट्रगान और वंदे मातरम न गाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलने वाली नई 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विवाद तब शुरू हुआ जब कार्यक्रम के आधिकारिक प्रोटोकॉल में न तो वंदे मातरम शामिल किया गया और न ही राष्ट्रगान। ट्रेन के रवाना होते ही इस चूक से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा का आरोप है कि ये महज कोई प्रशासनिक या तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और केंद्र सरकार के नियमों का सीधा उल्लंघन है। भाजपा ने रेलवे प्रशासन और आयोजकों से मांग की है कि इस निर्णय के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कृषि को देश की सप्तधारा में अहम स्थान, कृषि को ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बनाने और वैश्विक मांग के अनुसार फसलों की मैपिंग करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा में सप्तधारा संकल्प का आयोजन किया। आयोजन में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव, अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और जीविका दीदी शामिल हुईं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और विभाग के सचिव ने कृषि को देश की सप्तधारा में शामिल करने के लिए तैयार रोड मैप पर अपनी बात रखी और उसे पूरा करने का संकल्प भी लिया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प व्यक्त किए, लक्ष्य में दिए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। और इसलिए हमने आज इस संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। हमारे सचिवगणों ने, आईसीआर ने, आपने सुना अभी, आईसीआर ने अपनी बात कही कि हम कैसे संकल्प पूरा करेंगे। कृषि सचिव ने, ग्रामीण विकास सचिव ने, लैंड रिसोर्सेज के सचिव ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 और 20 अगस्त को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो देहरादून और मसूरी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 19 अगस्त को उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGNFA का दौरा करेंगे। यहाँ वो 2025 से 27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA पहुंचेंगे। यहाँ वो 2024 बैच के IAS अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अकादमी परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां 19 और 20 अगस्त को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु में होने वाली ये बैठक केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच समन्वय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। इसी कड़ी में दीपक महस्के को राष्ट्रीय IT और सोशल मीडिया संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी के साथ ही बीजेपी ने डिजिटल मोर्चे पर अपनी रणनीति को और धार देने का संकेत दिया है।
राष्ट्रीय आईटी और सोशल मीडिया प्रमुख दीपक महस्के ने कहा कि पार्टी सकारात्मक संवाद को मजबूत करने के साथ साथ जनता तक सही और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने पर जोर देगी। उन्होंने माना कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने डिजिटल कम्युनिकेशन की चुनौती और संभावनाएं दोनों बढ़ा दी हैं। ऐसे में नई तकनीक का इस्तेमाल संगठन और जनता के बीच संवाद को और प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं फेक न्यूज़ से मुकाबला, एआई का इस्तेमाल, सकारात्मक नैरेटिव और बस्तर की विकास यात्रा, इन तमाम मुद्दों पर डीडी न्यूज़ संवाददाता सोमेश पटेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय आईटी और सोशल मीडिया प्रमुख दीपक महस्के से खास बातचीत की। टीम का ऐलान कर दिया है और इस बीच में छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक महस्के जी को आईटी प्रमुख बनाया है। इस वक्त हमारे साथ है सर, सब बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे संगठन को जिन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी मुझे दी। हमारे अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं पर इतनी बड़ी जवाबदारी दी है और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। 3 प्रमुख जिम्मेदारी किस तरह से होगी? 3 प्रमुख काम कौन सा करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा लक्ष्य रहेगा कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे बूथ स्तर तक जाए, क्योंकि नीचे तक अगर हमारा पेनिट्रेशन नहीं होगा तो हम अपनी बातों को नीचे वोटर तक नहीं पहुंचा पाते। मेरा कहने का कतई मतलब नहीं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो काम चल रहा है, हमारे माननीय अध्यक्ष रहे हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम का विस्तार दिया है और मैं उनकी टीम का सदस्य भी रहा हूँ। उस काम को बूथ तक जो हमारा प्लेटफॉर्म है, खासकर व्हाट्सएप का, उसको और कैसे नीचे तक पेनिट्रेट करना ताकि विषय जो भी नैरेटिव फिक्स होता है, पार्टी का जो विषय जाता है, वो नीचे तक जाए। इसमें हम गंभीरता से काम करने वाले हैं। इस दौर में एआई का सर सबसे बड़ा दौर है। एआई में लगातार नैरेटिव फैलाने का भी प्रयास करता है सर, इससे दूर करने के लिए किस तरह से काम करेंगे? देखिए, एआई पहले तो ये कहूंगा कि ये माध्यम रोज बदलने वाला है। रोज नई नई चीजें आती है, रोज नए नए विषय आते हैं। कुछ लोग एआई का लगातार दुरुपयोग भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे फर्जी कंटेंट बना रहे हैं, फर्जी नैरेटिव्स फैला रहे हैं जिससे देश की स्थितियां भी बिगड़ रही है। कुछ ऐसे कंटेंट्स भी आ रहे हैं जो किसी का अपमानजनक स्थितियां में ला रहे हैं। तो ऐसे सारे कंटेंट्स पे हम अपने स्तर पे भी जांचने का प्रयास करेंगे। सरकार कर ही रही है और जब जब हमको इस तरह का कंटेंट फर्जी मिलता है तो हम सरकार को रिपोर्ट भी करेंगे। आईटी कानून है, उसके लिए उसके तहत कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन फर्जी कंटेंट फैलने से जो गलत धारणाएं बन जाती है, उसको तोड़ने के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव लाइन, उसका हम लोग बहुत अच्छे से इसका उपयोग करने वाले हैं। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे आईटी सेल प्रमुख दीपक महस्के जी को, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी और संगठन की आगामी प्राथमिकताओं पर लाल सिंह आर्य से डीडी न्यूज संवाददाता श्रेयस द्विवेदी ने खास बातचीत की। अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नितिन नवीन जी के टीम में इस बार आपको रखा गया है और आपका जो राजनीतिक कैरियर था, विधायकी, उसके बाद राज्य में मंत्री और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं इस जर्नी को सर? स्वाभाविक है, एक बूथ एजेंट से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी तक एक लंबा संघर्ष है। 33 साल के इस राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी के हमारा चाहे जिले का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, सबने कहीं ना कहीं विश्वास किया है और हमने भी उनके निर्णयों पर विश्वासपूर्वक उतरने की कोशिश की है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जिस प्रकार से हम बूथ पे एजेंट बन के काम करते थे, उसी प्रकार से इस पद पर भी उनकी आशा और विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। संगठन की बात करें तो जो मध्य प्रदेश है सर, बहुत मध्य प्रदेश में सर भाजपा का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है सर, और मध्य प्रदेश का जो एक सर ढांचा है उसको कैसे आप राष्ट्रीय लेवल पर सर आगे ले जाने की प्रयास करेंगे सर? मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सफलता पर हमको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम विजयी होगा इसलिए शांत बैठे, बल्कि सफलता के बाद भी कुछ ना कुछ गुंजाइश छूट जाती है। 100% देना, 100% काम करना। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जिन्हें हम नहीं जीत पाए हैं, उनको कैसे जीतना है। बहुत सारे हमारे समाज हैं
जिनके बीच में लोग कभी संविधान विरोधी नारा बताकर, कभी आरक्षण खत्म होने का नारा लगाकर, कभी षड्यंत्र करके उनको वर्गलाने का काम करते हैं। इन धारणाओं को समाप्त करके सच्चाई को सामने लाना और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना कहीं ना कहीं इस अभियान का एक अंग रहेगा। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, जिन्होंने कहा कि शुरुआत से जिन्होंने बूथ स्तर पर जिस तरह से काम किया, उसी अब स्तर से वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज़, भोपाल। इंडोनेशिया में आए विनाशकारी भूकंप पर भारत ने गहरा दुख जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भारत अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। उन्होंने कहा कि भारत बचाव और राहत कार्यों में जुटे लोगों की सुरक्षा की भी प्रार्थना करता है। भारत ने मुश्किल की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ पूरी एकजुटता जाहिर करते हुए भरोसा दिलाया है कि राहत और बचाव प्रयासों के लिए हर संभव सहायता देने को भारत प्रतिबद्ध है। We are deeply saddened by this tragedy and we convey our condolences on the precious lives lost. We also pray for the early recovery, the speedy recovery of those who are injured, and for the safety of people who are involved in rescue and relief efforts. In this difficult hour, India stands in solidarity with Indonesia, and we remain committed to extend whatever possible assistance we can for the relief, in support of relief and rescue efforts in that country. विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े मामलों को भारत बेहद गंभीरता से लेता है और सरकार अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जुड़ी ऐसी कार्रवाइयों की गंभीरता को समझे। जायसवाल ने कहा कि भारत पिछले कई वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने के प्रयास करता रहा है। इसमें सीमा पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have, over the last several years, taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism, and our fight to deal with terrorism will continue further. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we will continue to take. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों और बिगड़ते हालात को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां कई लोगों की जान गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग हताहत और घायल हुए हैं। भारत ने पीओके में रोज़मर्रा की ज़रूरत की ज़रूरी चीज़ों पर लगाई गई पाबंदियों का भी मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वहां हालात ऐसे हैं कि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति और समर्थन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोग को इंजरीज भी आई हैं। और पहले जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो आम चीज़ें हैं, आम वस्तुएं हैं रोज़मर्रा के, उस पर भी काफ़ी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर आवाम है, लोग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडारिटी की ज़रूरत है और वो उनको मिलना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखते हुए संबंध चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये रिश्ते आपसी हित और पारस्परिकता के आधार पर आगे बढ़ने चाहिए। India desires positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity, and all water-related collaboration or discussions that have to happen between the two countries. They have to be done through the bilateral joint rivers mechanism or joint rivers commission that we have with Bangladesh, along with the structured dialogue mechanisms that are there in place.
जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मामलों की जांच कर रही नावलेकर समिति के सामने प्रदेश सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कुल 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। आंकड़ों के अनुसार जम्मू संभाग में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है, जबकि कश्मीर संभाग में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार म्यांमार से भारत आने वाले कई रोहिंग्या पहले हैदराबाद पहुंचे और बाद में जम्मू में आकर बस गए। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में रोहिंग्या नागरिक वर्ष 2012 और 2017 के दौरान जम्मू पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ रोहिंग्या नागरिकों के संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई है। सीमा क्षेत्रों के नज़दीक उनकी मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने 26 मई को नावलेकर समिति का गठन किया था। समिति को घुसपैठ और उससे जुड़े जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन कर आवश्यक उपाय सुझाने हैं और 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का गठन जल्द किया जाएगा। सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र को युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। इसके लिए आगामी 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी युवा आयु वर्ग में हैं, इसलिए बैंकों को युवाओं की वित्तीय ज़रूरतों के अनुरूप सरल, सुविधाजनक और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 में हुई चर्चा और सामने आए व्यवहारिक सुझाव प्रस्तावित समिति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का काम करेंगे। I would like the public sector banks to consider launching a focused month-long Banking for Youth campaign commencing 2nd October 2026, Mahatma Gandhi Jayanti. Banks could take this engagement to young people rather than wait for them to come to branches. Colleges and universities, skill-building institutions, and other campuses can become important touch points for the campaign through account opening initiatives, financial awareness initiatives, and direct interaction with banking fraternity. Dedicated youth banking spaces such as Yuva kiosks or Yuva Banking Mitra could also be created at physical bank branches, where a dedicated employee who, among doing other things, could help your youth navigate their financial journey. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार और पिछले वर्षों में किए गए क्लीन अप के बाद अब बैंक संकट प्रबंधन के बजाय मजबूती की स्थिति से सुधारों के अगले चरण को आगे बढ़ाने में सक्षम है। सम्मेलन में कुल 7 प्रमुख विषयों पर मंथन किया गया। इनमें जमा जुटाना, युवाओं के लिए बैंकिंग, निवेश चक्र को समर्थन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कृषि एवं बागवानी मूल्य श्रृंखला के लिए बुनियादी ढांचा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और क्रेडिट कार्ड कारोबार को नए सिरे से विकसित करना शामिल है। Our public sector banks have demonstrated their ability to transform. These actually 2 days have impressed me, that all of you all have stayed put, applied your mind, rigorously discussed things, and were able to present a bunch of actionable time-bound decisions. The next phase should be about converting this institutional strength to greater ambition, competitiveness, and leadership. Our banks and our financial institutions should help shape finance and also enable the vision of Vikasit Bharat. एनटीए की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। परीक्षा टीम में बदलाव करते हुए 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को जोड़ा जा रहा है। प्रश्न पत्रों की जांच और समीक्षा को मजबूत करने के लिए 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी। अगले 2 से 3 हफ्तों में 20 से 25 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि आगे की भर्ती योजना की भी समीक्षा की गई है। इसके साथ ही एनटीए के कार्यालयों को नए परिसर में युद्ध स्तर पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए परिसर में सीआईएसएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में कैलारस, सबलगढ़, बीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रेल मंत्री ने ग्वालियर कैलारस ट्रेन के बीरपुर तक विस्तार का भी शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी से रेलवे का विस्तार और विकास हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही संबोधित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयासों से ये रेल लाइन आज एक सच्चाई में बदली है और 56 किलोमीटर लंबे कैलारस बीरपुर सेक्शन का आज इनॉग्रेशन हो रहा है। गाड़ी आज चलेगी इस रेलवे लाइन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। अगर आप इस नक्शे पे देखें तो चंबल ग्वालियर के इस पूरे सेक्शन को जोड़ने वाली ये रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन से कई गांवों का, जैसा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी बता रहे थे, 100 से अधिक गांवों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और आगे आने वाले समय में शिवपुर कला से कोटा तक इस रेलवे लाइन को जोड़ने से कोटा जो बहुत बड़ा एजुकेशन हब है और आगे इंडस्ट्रियल हब्स भी आगे जुड़ते हैं, जयपुर और सब जुड़ते हैं, तो उससे पूरे क्षेत्र को बहुत बेनिफिट होगा। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विकास और राज्य के लिए रेलवे बजट में अभूतपूर्व वृद्धि का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिक्र किया। 14 से पहले यूपीए सरकार के समय मात्र 632 करोड़ रुपए का बजट होता था मध्य प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट का, और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15,188 करोड़ रुपए का बजट है। यानी कांग्रेस के समय जो बजट था उसको 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 15 गुना और 24 गुना किया मोदी जी ने। 24 गुना। आज मध्य प्रदेश में रेलवे का, मध्य प्रदेश और जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में रेलवे का करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 80 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। ग्वालियर स्टेशन की प्रगति आप देख ही रहे हैं, कितना तेजी से काम वहाँ हो रहा है। 5 वंदे भारत गाड़ियाँ चल रही है मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए, 7 अमृत भारत गाड़ियाँ मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए हो रही है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव हुए हाल ही में। उत्तर रेलवे ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल की है। रेलवे ने 123 दृष्टिबाधित कर्मचारियों को स्मार्ट ग्लास दिए हैं। इन स्मार्ट ग्लास की मदद से कर्मचारी रोजमर्रा के कामों में आसपास की चीज़ों को बेहतर समझ सकेंगे और कार्यस्थल पर उनकी दक्षता और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पहले 16 कर्मचारियों के साथ इसका परीक्षण किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणामों के बाद अब इसे बड़े स्तर पर लागू किया गया है। इससे पहले भी दिव्यांग कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर, लैपटॉप, हेयरिंग एड और वॉकिंग स्टिक जैसे सहायक उपकरण दिए गए हैं। काफ़ी मानवीय संवेदना के साथ में इसको शुरू किया गया था, जिसमें हमारे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉई हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको हम AI इनेबल्ड
ग्लासेस विद द मोबाइल असिस्टेंस वो दे रहे हैं। स्मार्ट ग्लास बेसिकली AI इनेबल्ड है, जो अपने आप को जिसको भी यूज़ करना है वो सेलेक्ट कर लेगा उस सिस्टम को, और जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, जैसे कमरे के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ड्राफ्ट है, इट विल रीड इट सेल्फ एंड यूजर है उसको वो कन्वे करेगा कि ये ड्राफ्ट है, और ऑडियो के माध्यम से उसको बताएगा। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर DFCCIL की नई जॉइंट पार्सल पॉलिसी रैपिड कार्गो सेवा शुरू हो गई। रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मनोज सिंह ने नई दादरी स्टेशन से सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रेलवे और DFCCIL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1200 किलोमीटर लंबे रूट पर चलने वाली ये दैनिक सेवा नई दादरी से न्यू मोतीदाऊ होते हुए न्यू अंचेली तक जाएगी और वापस लौटेगी। इस पहल से पार्सल और कार्गो परिवहन को तेज, भरोसेमंद और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही त्योहारी सीजन से पहले ई-कॉमर्स और अन्य कारोबारों के लिए रेल के जरिए माल ढुलाई का एक तेज और बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। क्योंकि ये विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर यहाँ से अहमदाबाद में भी रुकते हुए ये सूरत तक ये गाड़ी चली जाएगी, रात को चलेगी, अगले दिन रात को पहुँच जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के माध्यम है उनसे भी अधिक रैपिड है और ग्रीन है, आपने देखा हमारा है, और रिलायबल सर्विस है और इकोनॉमिकल भी है। ये फ्रेट कार्गो जो है, दो चार चीज़ें इसका वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वन इज़ इट इज़ अ सेफ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये रेल जो होता है काफ़ी सेफ ट्रांसपोर्टेशन रहती है। दूसरा, ये सस्टेनेबल है, चलता है सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। तीसरा, ये रिलायबल है, क्योंकि अगर रोड पे डिसरप्शन भी आ जाए, रेल विल बी रनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वी हैव सीन देम वेरी रिलायबल। चौथा, ये स्केलेबल भी है। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में पहुंचे 200 से ज़्यादा जापानी निवेशकों और सीईओ का स्वागत किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में जापान और यामानाशी दौरे के दौरान निवेश को लेकर चर्चा हुई थी। ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम में 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य इन्वेस्टमेंट मीट होगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर फोकस रहेगा। आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयास से आज भारत और जापान के संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। फरवरी 2026 में मुझे एक डेलीगेशन के साथ में जापान और यामानाशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय हमने यामानाशी और जापान में जिन मुद्दों पे चर्चा की थी, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, और उसी बात को लेकर के 200 से अधिक इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में दिल्ली में पहुंचा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट पर कहा कि जापान से 200 से ज़्यादा उद्योगपति, निवेशक और इनोवेशन से जुड़े लोग भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक यामानाशी और उत्तर प्रदेश की साझेदारी से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और कारोबार के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मित्र देश है, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन 200 से अधिक जापान के उद्योग जगत से जुड़े हुए मित्र, वहाँ के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे
बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे के बाद चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार को पूरा हो गया। 6 दिनों तक चले सर्च अभियान के बाद टनल से फंसे 2 श्रमिकों के शव भी बरामद कर लिए गए। इसके साथ ही हादसे में फंसे सभी 22 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। यह हादसा 13 अगस्त की शाम को हुआ था। टनल के अंदर अचानक तेज आवाज के साथ मलबा गिरने से वहां काम कर रहे श्रमिक इसकी चपेट में आ गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जिलाधिकारी ने बताया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए परियोजना प्रबंधन को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हादसे की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। अगर आपकी छुट्टी सिर्फ रविवार को होती हो और आप किसी अस्पताल में रविवार को ओपीडी में दिखाना चाहते हो तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इस ज़रूरत को समझा अपोलो अस्पताल ने अब दिल्ली सहित दुनिया भर के अपोलो ग्रुप के 76 अस्पताल और 300 से ज़्यादा क्लिनिक में रविवार को भी डॉक्टर मौजूद रहेंगे। बाकी सभी दिनों की तरह अपोलो ग्रुप के अस्पताल में रविवार को भी ओपीडी चलेगी और टेस्ट के लिए लैब खुली रहेगी। साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी हो सकेगा। इस पहल का नाम है ऑलवेज ओपन ऑलवेज हेयर। ऑलवेज ओपन ऑलवेज हेयर पहल की शुरुआत नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास ने की। All services of Apollo will be open all the time, including ordinary consultations. Even if somebody has got a throat pain, he can come there and get a thing. If he has a chest discomfort or a stomach upset, he can come for a thing. It will be completely open. All the theatres will be open. All the services will run round the clock, 365 days, holidays and Sundays. इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है, इससे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया है। The flagship program of what has come from us is the PMJ, the Ayushman Bharat scheme. Today the person who can't afford, he has the card and then the trust and the belief that if something goes wrong, there is a possibility of not only in the government hospitals but also in the accredited and empaneled private hospitals of the country. That's something which is visible to most of the people. And what is not visible to the most of the people except the doctors is something, the Ayushman Bharat digital mission. And today we have more than 90 crores of our people on the ABBA, Ayushman Bharat health account, which is a unique ID. It's like an Aadhaar for the medical ID, the unique ID which we have created. We are working and the process is already on. सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में बीबीजी रामजी और नशा मुक्त भारत अभियान विषय पर पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों के लिए एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक प्रताप प्रधान, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक सुनील कुमार मोहताय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सिक्किम पुलिस और ग्रामीण विकास विभाग के विशेषज्ञों ने नशा मुक्त सिक्किम पहल और राज्य में बीबीजी रामजी कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। वार्तालाप कार्यक्रम में 40 से अधिक पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान एक बार फिर जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समर एनुअल्स एडिशन 2026 के तहत उद्यान को खूबसूरत फूलों और मनमोहक सजावट से सजाया गया है। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटने पहुंच रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जहां फूलों की खूबसूरती और प्रकृति की रंगीन छटा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समर एनुअल्स एडिशन 2026 का शुभारंभ किया। इसके बाद 16 अगस्त से जनता के लिए उद्यान के दरवाजे खोल दिए गए।
अमृत उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर उत्साह है तो बुजुर्ग भी यहाँ के मनमोहक नजारे देखकर खुश नजर आ रहे हैं। कोई फूलों के साथ तस्वीरें ले रहा है तो कोई इस खूबसूरत माहौल को कैमरे में कैद कर रहा है। बड़ा खूबसूरत है ये, इन्होंने वेल मेंटेन्ड और अच्छा है। इन्होंने काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और ब्राइट कलर्स, वो अच्छा है सब। फर्स्ट टाइम अमृत उद्यान आया हूँ और यहाँ पर देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि रियली में वाह, और प्रकृति इतनी अच्छी लग रही है कि अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे को। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और इतने सारे फ्लावर्स हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं इतने सारे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत क्लीनिनेस है। इस बार के समर एनुअल्स एडिशन में भी कई फूल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उद्यान में अलग अलग प्रजातियों के फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। प्रकृति के इस मनमोहक संसार को देखने के लिए लोग परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। 16 अगस्त से ये अमृत उद्यान जनता के लिए खुला हुआ है और 15 सितंबर तक खुला रहेगा। लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रकृति की गोद में बैठकर सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू ले रहे हैं और अपने जीवन का एक यादगार पल, एक सुनहरा पल जो कि खूबसूरती से भरा हुआ है, उसको सजो रहे हैं। तो आप भी देर मत कीजिएगा, 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। याद रखिएगा सोमवार को ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ का जो रख रखाव है उसकी भी पूरी तैयारी की जाती है, अच्छे से ध्यान रखा जाता है उसका। तो बिना देर किए आप भी आइएगा अमृत उद्यान और प्रकृति की गोद में बैठ के राष्ट्रपति भवन में अपने जीवन का एक नया अनुभव तैयार कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ब्रिक्स पर्यावरण सहयोग को नई दिशा देते हुए 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक मंत्री स्तरीय संयुक्त बयान को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुई। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सतत जीवन शैली मरुस्थलीकरण से निपटने, सतत भूमि प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन बढ़ाने पर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में वनाग्नि की तैयारी और प्रतिक्रिया, जलवायु लचीलापन और समुदाय आधारित अनुकूलन को लेकर साझा सिद्धांत तय किए गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच ज्ञान, तकनीक, प्रशिक्षण और पारंपरिक ज्ञान का आदान प्रदान जलवायु चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए जलवायु वित्त और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। भारत के मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक बहाली और मानव विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। बैठक में जन केंद्रित समुदाय आधारित अनुकूलन और एकीकृत भू परिदृश्य आधारित हरियाली जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर स्थानीय और समावेशी समाधान विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। From the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, I quote, "Our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda, similarly, during our presidency of BRICS, we will advance in this forum with a people-centric approach and the spirit of humanity first." विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने डॉक्टर जयशंकर का स्वागत किया। विदेश मंत्री सिंगापुर में चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक यानी ISMR में हिस्सा लेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग, कौशल विकास और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ISMR एक अहम मंच माना जाता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूसरे भारत नेपाल रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्तव्य दिया। इस संवाद का आयोजन अनंता एस्पेन सेंटर और सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन एंड फॉरेन पॉलिसी की ओर से किया गया। विदेश सचिव ने कार्यक्रम में भारत और नेपाल के बीच
मजबूत और बहुआयामी संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान विक्रम मिस्री ने नेपाल से आए युवा प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने युवाओं की भागीदारी, भविष्य के सहयोग और भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त देकर FIH विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। सुनेलिटा टोप्पो, नवनीत कौर, सुशीला चानू, दीपिका लालरेमसियामी और साक्षी रानी ने भारत की ओर से गोल किए और टीम को विश्व कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से काइला डिवॉल ने चौथे क्वार्टर में एकमात्र गोल किया। भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।